हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 14 अप्रैल 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। 13 के भी आर्टिकल्स मैंने ऐड किए हैं, सो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज सबसे पहले 14 अप्रैल को आज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट की जाती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। एंड 130th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो यहाँ मतलब ये फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके भी चेयरमैन ये थे, और इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो भारत रत्ना है 1990 में दिया गया था, ठीक है, मरणोपरांत यानी कि पोस्टमसली। एंड इसके अलावा इन्होंने जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है तो वो भी इसके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये सेटअप की थी, विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया एंड फॉर स्प्रेड एजुकेशन अमंग देम, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी के लिए मतलब बेटर एंड जस्ट सोसाइटी के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो इनसे रिलेटेड एक आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस में है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई प्लान नहीं है अभी कंट्री वाइड लॉकडाउन इम्पोज करने का अमिड रिसेंट स्पाइक इन कोविड-19 केसेस, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। एंड अभी एक रायसीना डायलॉग हुआ था, ठीक है, रायसीना डायलॉग वो हम देख लेते हैं। ये एक है, सुशील चंद्रा टेक्स ओवर एज 24th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड ये है, कल हुआ था ये 13 अप्रैल को। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा पॉल कगामे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क मेटे फ्रेडरिक्सन विल ऑल्सो ज्वाइन, इन्होंने भी ज्वाइन किया इनॉग्रल सेशन ऑफ चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस एज वन ऑफ द सब्सिक्वेंट। तो ये 4th डे डायलॉग था जो वर्चुअली हो रहा है। एंड इंडिया का एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ये ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स में राइसिना डायलॉग को एक इकोनॉमिक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस से बोला जाता है। हेल्ड एनुअली सिंस 2016 से ये होती है। एंड इट इज़ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज की जाती है। एंड थीम जो 2021 की है 2021 एडिशन इज वायरल वर्ड, #वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। Over the course of 4 days, the dialogue will have panel conversation on 5 thematic pillars, ki whose multilateralism, reconstructing the UN and beyond, security and diversifying supply chains and global public bets, and holding actors and nations to account, infodemic navigation, a no truth word in the age of big brother, and the greens stimulus, investing in gender growth and development, ठीक है। तो इसमें 50 सेशन होंगे विद पार्टिसिपेशन ऑफ 150 स्पीकर होंगे 50 कंट्रीज से, और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें होंगे। मोर देन 2000 अटेंडेंट्स यहाँ पे होंगे, हैव प्री रजिस्टर्ड फ्रॉम ओवर 80 कंट्रीज, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर लाइकली टू ज्वाइन डायलॉग थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सेकेंड सर्च सेंटर क्लियर्स वे फॉर फॉरेन वैक्सीन्स फास्ट ट्रैक्स अप्रूवल। तो ये एक्सप्लेन सेक्शन में भी ये पूरा आर्टिकल है कि फॉरेन वैक्सीन्स को किस तरीके से यहाँ पे अप्रूवल मिलता है और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो ये है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जितने भी जो एमरजेंसी अप्रूवल्स जिनको ग्रांट कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑलरेडी, US की हो वो वैक्सीन या फिर EU, UK एंड जापानीज रेगुलेटर्स, इंक्लूडिंग दोज लिस्टेड बाय WHO, ठीक है। तो WHO ने भी जो लिस्टेड की है तो उनको यहाँ पे इंडिया में भी यूज़ मिल सकता है। वैक्सीन्स विद इमरजेंसी यूज़ नॉर्ड ऑफ WHO, US, UK डोंट नीड लोकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे लोकल ट्रायल्स की ज़रूरत नहीं है, उनका जो वहाँ का ऑलरेडी था डेटा तो उसको ही मतलब रेफरेंस डेटा के रूप में लिया जाएगा। देन डोर फॉर ग्लोबल वैक्सीन्स ओपन बट प्राइसिंग स्ट्रेटजी कुड बी की टू एंट्री। तो ये सारी जो इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन सेक्शन में। एंड Bharat Biotech's Covaxin, where the government has a participation through the Indian Council of Medical Research, has been flattering in scaling up supplies, despite ironically being allowed to price the vaccine higher than Covishield, ठीक है। तो ये सारी मतलब प्राइसिंग है कि किसका क्या प्राइस है, और कंपैरेटिव कंपैरिजन अगर हम करें तो जितने भी जैसे फाइज़र है
जो इंडिया में मतलब जिसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो इनके अब जिस जैसे स्पुतनिक है तो उसकी भी प्राइसिंग 720 रुपीज़ की है, तो ये कुछ ज़्यादा प्राइसिंग पे है। और जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर्ड है इंडिया में ही, तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है, तो इनके जो ग्लोबल डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एंड शेल हैज़ नाउ रफली 3000 फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू एक्सपेंड इट्स वेरी स्ट्रेस कैपेसिटी। तो ये है। स्पुतनिक जो 5 है रशियन मेड वैक्सीन, तो उसको भी अप्रूवल मिले हैं। जो यहाँ की है डॉक्टर रेड्डी लैब्स है, तो यहाँ पे उनको जो रशियन रिसर्चर साइंटिस्ट हैं तो उनके साथ मिलके उसको भी मतलब यहीं किया जा रहा है मैन्युफैक्चर, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर कैन बी हॉटस्पॉट कैंसल बोर्ड, तो केजरीवाल टू CBSE, क्योंकि 13,468 केस हो गए हैं न्यू केसेस एंड 81 डेथ्स हो गई हैं ड्यू टू कोरोना वायरस इन दिल्ली। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करो, नहीं तो यहाँ पे सेंटर जो है हॉटस्पॉट बन सकते हैं, ठीक है। अब बोर्ड एग्ज़ाम तो ऐसे कैंसिल नहीं होने चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें डिलेड हो जाएंगी। गिव वैक्सीन्स टू 80 कंट्रीज़ विल कंटिन्यू, तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो ये रायसीना डायलॉग ही हो रहा था, उसमें ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। रायसीना डायलॉग हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो इसकी थीम लिख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, कि क्या इसकी थीम है। और 2016 से ये शुरुआत इसकी हुई थी। तो यहाँ पे हमने बोला है कि जैसे वैक्सीन मैत्री के थ्रू है ना, हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को तो एज अ गिफ्ट ही ग्रांट किया है, और कुछ कंट्रीज़ को जैसे पहले पहले गिफ्ट दे दिया, बाद में हमने कमर्शलाइजेशन उनका कर दिया। जैसे बांग्लादेश को 2 मिलियन गिफ्ट दिया, उसके बाद कि जो 9 या 10 मिलियन डोजेज़ हैं वो एज अ कमर्शियल पर्पज़ के लिए हमने दी। तो इस तरीके से हमने 80 कंट्रीज़ को सप्लाई किया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को, और हम आगे भी यही करेंगे। एंड ये बोला गया है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी, कि COVID vaccines to another countries, and said there is a need to ensure equitable access to it across the world. I think equitable access to vaccine is critically important in this, because we all know that no one will be safe till everyone is safe. So that is why this year, despite many constraint, हमने वैक्सीन सप्लाई कर चुकी है 80 कंट्री से ज़्यादा। वी नो दैट द सप्लाईज हैव बीन मॉडेस्ट, और डिमांड जो है बहुत ज़्यादा ही है वैक्सीन्स की, और काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी लगेगा इसमें, जितने अगर पूरी जो एंटायर ह्यूमैनिटी है वो वैक्सीनेट हो जाए। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो दैट होप मैटर्स। तो यही सब बातें हैं। हमारी जो इंडिया की वैक्सीन मैत्री अप्रोच है वॉज ट्राइंग टू इंश्योर नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। और ये बोला गया बाकी हमारे मतलब प्लानट को और ज़्यादा कंजर्व करके रखना होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि प्लान ए प्लान बी हो सकता है, लेकिन प्लानट बी नहीं है हमारे पास। वी हैव ओनली प्लानट अर्थ, देयर इज़ नो प्लानट बी। सो ये है। हैप्पी बैसाखी, तो बैसाखी फेस्टिवल ऑफ न्यू बिगिनिंग, तो कल से इसकी शुरुआत हुई है। और बैसाखी जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या, जैसे कहीं पे उगाड़ी कर्नाटक वाले रीजन में है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी उगाड़ी, कहीं पे युगाड़ी लिख देते हैं। और बहुत सारे गुड़ी गुड़ी है ना, गुड़ी पड़वा, तो ये सब भी बोलते हैं। तो वैसाखी और बैसाखी, एज इट इज़ पॉपुलरली नोन इज सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद डिफरेंट नेम्स। तो ये जो है बैसाखी, ये एनिवर्सरी मार्क की जाती है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ, ठीक है। तो 1669 में जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो उन्होंने ये शुरू किया था। और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इसी टाइम पे पंजाब एंड सिंध बैंक जो भी था 1908 में, तो वो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो उससे रिलेटेड है। तो ये दोबारा से रिपीट हो रही है न्यूज़। सुशील चंद्रा टेक्स चार्जेस एज न्यू CEC, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बन गए हैं, अभी हमने देखा था। और एज एन IIT ग्रेजुएट ये हैं, 1980 के बैच के IRS ऑफिसर है, एंड इनको अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन CBDT का इन 2016 में नवंबर में। चंद्रा हैज़ वर्कड इन एन एरियाज रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड ही हैज़ बीन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स इंटरनेशनल टैक्सेशन इन दिल्ली। और ये डायरेक्टर भी थे ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई एंड डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन गुजरात के। और इनके कार्यकाल में जब ये मतलब इलेक्शन कमिश्नर इनको जब अपॉइंट किया गया था फरवरी 2019 में, तो इन्होंने असेंबली इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए थे, जो गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इनके बारे में है। और सुशील अरोड़ा पहले थे, ठीक है, सॉरी सुनील अरोड़ा, ठीक है। सुनील अरोड़ा के जगह पे अब ये सुशील चंद्रा बने हैं, ठीक है। सुनील अरोड़ा जो अब सुशील चंद्रा है।
ठीक है। देन इंडिया फ्रेंड्स टॉक वेज टू बूस्ट इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, डिस्कस क्लाइमेट स्पेस चेंज। अगर आपको मतलब इसके बारे में बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है तो वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। वो भी देख लेते हैं एक बार, रिविजन उसको एटलीस्ट कर लेते हैं। तो ये होता है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 2, ठीक है, कि जिसमें करेंगे अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसके अलावा जो आर्टिकल 324 है ये प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन कमीशन होगा फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के। देन कंपोजिशन की बात करें अगर हम, हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसके, तो ये है कि इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है and such member of other election commissioner if any as the president may from time to time fix। इसके अलावा अपॉइंटमेंट जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अदर इलेक्शन कमिश्नर का वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। एंड द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो वो भी अपॉइंट करते हैं कंसल्टेशन के बाद। इसके अलावा टेन्योर जो होता है इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर का शेल बी सच एज द प्रेसिडेंट में बी बाय रूल डिटरमिन। और CEC जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उनकी पावर जो होती है वो इक्वली होती है, मतलब जो सैलरी अलाउंसेज और अदर बेनिफिट्स होते हैं, ऑल द मैटर्स इन द कमीशन आर डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी अमंगेस्ट मेंबर, ठीक है, इक्वल होती है ऑलरेडी। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस 6 years टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years, मतलब विच एवर इज अर्लियर, चाहे वो 65 साल के हो जाए या फिर 6 साल पूरे कर लें। एंड they can resign at any time by addressing their resignation to the president, ठीक है, तो ये है important। the next यहाँ पे हम इंडिया फ्रांस टॉक्स वे टू बूस्ट इंडो पैसिफिक की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो एक बातचीत हुई, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो फ्रेंच के हैं और इंडिया के, तो उनके बीच में जीन विस ली डेरेन covering all aspects of the bilateral strategic ties as well as regional and global challenges। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेज एक्सप्लोर किए कि हमारे इंडो पैसिफिक में कैसे कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हो, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जो ट्रिलेटरल मैकेनिज्म है उसको कैसे मतलब इंक्लूड करना है, इमर्जिंग चैलेंजेस जो हैं चाहे वो मैरीटाइम सेगमेंट में हो या फिर स्पेस डोमेन्स में हो, किस तरीके से हमें क्लाइमेट एक्शंस या फिर जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है उसको कैसे हमने एक साथ काम करना है उस पर मिलके। तो ये था। एंड आफ्टर द टॉक्स जयशंकर सेड इंडिया एंड फ्रांस विल एडवांस देयर शेयर्ड पोस्ट कोविड डेटा कोविड एजेंडा थ्रू क्लोज कोलाबोरेशन। तो हमने बहुत सारी जो इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर ग्रेटर कोलाबोरेशन इन डाइवर्स सेक्टर जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, हेल्थ और एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, तो इन सब पे बातचीत की है इंडिया और फ्रेंच ने, ठीक है। UNSC बेस्ड सपोर्ट ये इंडिया का करता है। जजेस मस्ट रिमेन फ्री ऑफ एवरी इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट लॉ। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायरमेंट पे अपनी फेयरवेल स्पीच में इन्होंने ये बातें की हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बोली गई है। तो जस्टिस गोविंद माथुर, ठीक है, जस्टिस गोविंद माथुर रिटायर्ड ऑन ट्यूसडे, इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं ये, एंड have a most civilized India, it is our constitutional responsibility to strengthen judiciary. He asserted that to have an independent judiciary, judges must remain free of every influence except law। यहाँ पे बोला कि लॉयर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको भी मतलब फ्री और फेयर रह के काम करना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट जजेस बट द लॉयर्स हु आर द सेकेंड पिलर ऑफ दिस एडिफिस ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बट मस्ट एग्जिबिट अपोजिट जुडिशियल कैरेक्टर, ठीक है। तो जो इंटीग्रिटी और अपराइटनेस की क्वालिटी होती है, पेशेंस की, ओपन माइंडनेस या फिर अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड कोर्टसी, तो ये सारे इनसेपरेबल पार्ट होते हैं ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ जजेस एज वेल एज द लॉयर्स। तो ये सब रखने चाहिए मेंटेन। एंड इट इज़ ओनली द जुडिशरी दैट कैन फर्मली स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इट इज़ जुडिशरी दैट कैन प्रोटेक्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू कैरी इंडिया एज अ बेस्ट प्लेस फॉर एवरी लिविंग बीइंग द कैरियर ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे ये इनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। बाकी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है 14th of April। NGT डज नॉट हैव पावर्स टू स्ट्राइक डाउन लॉज। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एनजीटी के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी लॉ की उसके वैलिडिटी को देखे और उसको स्ट्राइक डाउन करें। एंड बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े मेड द ऑब्जर्वेशन। ऐसे बोबड़े बताना कि कौन से चीफ जस्टिस हैं और इनके बाद कौन से आने वाले हैं। वाइल हेयरिंग एन अपील चैलेंजिंग सेक्शन 40 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे यही था।
Greetings on the birth anniversary of great social reform architect of the Indian Constitution बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में बॉर्न हुए थे. December 6 1956 को इनकी डेथ हुई थी. ठीक है. और कब इनको अवार्ड मिला था वो भी आप बता सकते हो, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. रेमडेसिविर ओनली फॉर दोज ऑन ऑक्सीजन. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप कोई भी ऐसे फेक न्यूज़ ना फैलाओ कि इसके रेमडेसिविर की वैक्सीन शॉर्टेज हो रही है, यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रही है. और मेन क्योंकि इसका जो पर्पज़ है, ये एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है जिसका जो रोल है वो क्लियरली डिफाइंड है कि जो भी पर्सन, अगर कोई कोविड पेशेंट है वो ऑक्सीजन सपोर्ट में, तो उन्हीं को रेमडेसिविर लेना है. बाकी जो नॉर्मल है पेशेंट, उनके लिए ये मतलब आप वहाँ पे जाके नहीं ले सकते हो, है ना. देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ द यूज़ ऑफ रेमडेसिविर इन होम सेटिंग्स. दैट इज़ unethical. It is only required for those hospitalized patients who are on oxygen and it can only be supplied to hospital. तो केमिस्ट जो शॉप है वहाँ पे ये नहीं प्रोक्योर की जाएंगी कि पेशेंट उसको प्रोक्योर कर ले. केवल और केवल ये कहाँ पे होंगी? हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में होंगी. ठीक है. केमिस्ट की शॉप्स में नहीं होंगी. देन यहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. कुंभ मेला को जब से मतलब अप्रूवल दिया गया है अप्रैल 10 में, 1086 कोविड केसेस यहाँ पे हो गए हैं. वॉइस ऑफ द वॉइसलेस एक्टर सिंगर डाइज ऑफ कोविड. तो यहाँ पे वीरा सतीधर है. ठीक है. वीरा सतीधर, born in Nagpur, Satidhar developed a keen interest in folk music, poetry, and art from an early age. As a child, he was deeply influenced by the Ambedkarite movement, जो रिपब्लिकन पार्टी इंडिया के द्वारा किया गया था लेट, विच वॉज अनरेवलिंग द महाराष्ट्र. ठीक है. तो इन्होंने काफ़ी सारे इनको अवार्ड भी मिले हैं, जैसे ओरिजिनोटी अवार्ड एंड द लूगी डे लॉरेंस एंड 71st वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको मिला है. बेस्ट फीचर फिल्म एट द 62 नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन्हें मिला है. एंड इसके अलावा इन्होंने जो है बाई मंथली मराठी मैगजीन विद्रोही के भी एडिटर रहे हैं. ठीक है. तो ये सब है वीरा सतीधर. देन यहाँ पे एडिटोरियल देख लेते हैं. तो सबसे पहला है बूस्टर शॉट विद कन्वेंशनल पॉलिसी स्पेस लिमिटेड एमर्जिंग मार्केट मस्ट फोकस ऑन वैक्सीन्स. तो ये उसी से रिलेटेड है कि जो फॉरेन वैक्सीन्स है उसको अप्रूवल मिल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. फास्ट ट्रैक एमरजेंसी अप्रूवल मिलना, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में थोड़ा शॉर्टेज देखने को मिल रही है. पूरी हम इतने मास पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं. अभी केवल कुछ जो सेगमेंट है उन्हीं को हम करा जा रहा है. एंड ऑन द डिमांड साइड ऑफ एन एस्टिमेटेड 110 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ सीनियर 60+ जो इंडिया में है, एंड ओनली अबाउट 40 मिलियन हैव टेकन द वैक्सीन जो लास्ट 6 वीक्स है. तो इनफैक्ट इट्स क्रूशल टू इंश्योर द वनरेबल दोज हुज प्रॉबिलिटी, मतलब इनकी प्रॉबिलिटी हॉस्पिटलाइजेशन की हाईएस्ट है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी है और वो ज़्यादा वनरेबल है ना, बुजुर्ग लोग. तो उनको ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है. आर फुली वैक्सीनेटेड टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इस वजह से ये किया जा रहा है. तो ये आगे भी ध्यान देना होगा. यहाँ पे क्या है, द वैक्सीन बास्केट. तो ये भी उसी से रिलेटेड है कि इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटर हैं, इन्होंने सिग्निफिकेंट स्टेप लिए हैं कंट्री के आर्सेनल को, मतलब जो सर्जिंग वायरस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे. एंड ड्रग कंट्रोल जनरल जो है, इन्होंने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को एमरजेंसी यूज़ के लिए रजिस्टर्ड किया है. रेगुलेटरी एजेंसी एक्सपर्ट कमेटी हैड अर्लियर अप्रूव्ड द रशियन मेड वैक्सीन कि यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्टेड बाय डॉक्टर रेड्डीज़ लैब. ठीक है. तो ये इसके अलावा क्या है कि ये बोला जा रहा है कि द इनोकुलेशन ड्राइव ऑल्सो रिसीव्ड अ शॉट इन द आर्म विद द एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडिंग फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर वैक्सीन्स दैट हैव पास रेगुलेटरी स्क्रूटनी. जो यूएस, यूरोप, यूके, जापान और जो यूएस WHO में इमरजेंसी लिस्टेड हैं, तो वहाँ की मतलब जो इन्वेंट्री में है उनकी, तो वो सब भी यहाँ पे अप्रूवल उनको मिल सकता है. ठीक है. तो कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब केसेस बढ़ रहे हैं पास्ट 3 वीक में, तो यहाँ पे ज़रूरत है उसी तरह का मतलब यहाँ पे पूरा बातें लिखी गई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही अभी जो भारत बायोटेक के द्वारा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाई जा रही है अभी वही अवेलेबल है, और स्पुतनिक 5. तो मोर देन 10 करोड़ शॉट्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सो फार. और जो कोविन ऐप है उसमें भी कुछ स्नैक्स थे, तो वो भी मतलब उसको भी एड्रेस किया जा रहा है. एंड portal has responded well to this spurt in the number of people taking the jabs in the last 4 weeks, and app है वो well equipped है to handle the demands that will posed by the addition of more vaccines. ठीक है. तो गवर्नमेंट के लिए यही कुछ चैलेंजेस है कि वो मतलब जो वैक्सीनेशन की रीच है वो सब तक जाए एंड मेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर एक्सपेंसिव, है ना. तो यही सब बातें हैं यहाँ पे. एंड
These are welcome moves. Group inoculation is known to be an effective way to reduce vaccine hesitancy. Conversations जो है should now be initiated with employers to find creative ways to shield increasing number of working population. तो ये है. Then elusive recovery. तो ये report card जो है industrial output का वो काफ़ी disappointing इन्होंने बताया है, क्योंकि जो हमारा industrial output है वो contract हुआ है second straight month में February में according the NSO National Static Office. ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई है. कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत सारी रीज़न है उसके. शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन के आईआईपी में अगस्त से ही देखने को मिल रहे हैं सिंस लास्ट ईयर. और सितंबर 2021 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ मतलब स्लाइटली वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन फिर से ऐसा हो गया है. मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम 77.6% ऑफ द इंडेक्स है, तो डिक्लाइन बाय 3.7% मंथ ऑफ द फेबररी. और इनफैक्ट यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है 5 ऑफ द 6 सेगमेंट सच एज कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये भी सब कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं. और ये जो मतलब दोबारा से एक पेस पे जब जा रहा था, मतलब पूरी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये उसका भी इम्पैक्ट है. और यहाँ पे यही सब है कि जो रिस्ट्रिक्शन है करेंटली बीइंग इम्पोज बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट, वो अभी लिमिटेड है, जैसे कि नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं या फिर वीकेंड लॉकडाउन्स कर रहे हैं. और अगर मतलब अभी होता भी है लॉकडाउन, तो पूरा फुली लॉकडाउन नहीं होगा और थोड़ा लेस स्ट्रिंजेंट है, देयर फॉर इकोनॉमिकली लेस पेनफुल, दे विल नन लेस इम्पैक्ट बिजनेसेस, दस डिले द इकोनॉमिक रिकवरी प्रोसेस. तो ये एक रीज़न है कि इकोनॉमिक रिकवरी की जो प्रोसेस है उसमें इतना डिले हो रहा है. और ये भी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं वो ऑलरेडी अपने होम टाउन्स और विलेजेस में जा रहे हैं, और अगर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती है तो और ज़्यादा जो हार्श मेजर्स हैं तो वो कैन नॉट बी रूल्ड आउट, है ना, क्योंकि फिर से वही वाली सिचुएशन हो जाएगी जो पिछले साल हुई थी 2020 में. द वेलनेस वर्क फोर्स. तो ये यहाँ पे एक बिल की बात की जा रही है, बिल रिकॉग्नाइजिंग अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज अ पैराडाइम शिफ्ट. तो मेनली एक ये बिल आया था 2020 में, द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2020 का. तो इसको पास किया गया था मार्च में पार्लियामेंट के द्वारा. काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट है, दो रीज़न से यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर. फर्स्ट, इट इज़ नॉट एवरी डे डेट वी सी यूनानिमस सपोर्ट फॉर द लेजिस्लेशन. दूसरा ये कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ वर्क फोर्स पे बहुत ज़्यादा ही पड़ेगा. एक हेल्थ केयर के लिए पैराडाइम शिफ्ट ये हो जाएगी अब, क्योंकि देखो अगर हमारी हेल्थ केयर जो वर्कर्स है, ये फोर्स है, अगर यही ट्रेन नहीं होगी, तो अभी आज जैसे जो सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, जो लोग अभी जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव भी कर रहे हैं, मतलब लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, अगर उनको ठीक से अगर ठीक तरीके से इंजेक्शन लगाना भी ना आए, ठीक है, वैक्सीनेशन करना ना आए, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट पे, हम लोगों पे उसका असर पड़ेगा. तो ये सारे रीज़न है कि उनको मतलब क्या होना चाहिए, जितने भी ऑल रिक्वायर अ ट्रेंड अलाइड हेल्थ वर्क फोर्स. तो हमको अपना अगर मतलब सारी चीज़ें बेटर चाहिए, क्योंकि जितने भी जो एल्डरली होते हैं, जिनको पैलिएटिव सर्विसेज की ज़रूरत होती है, और जो पेशेंट्स विद मेंटल कंडीशंस होते हैं, तो उनकी केयर की ज़रूरत है ना, उनकी डाइट्स और जो सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में ट्रेंड अगर ये लोग होंगे तभी उनको भी बता पाएंगे ना. तो मेन यही है कि द लेजिस्लेशन प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज. तो इनके सर्विसेज में जो एक एजुकेशन लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा. और 50 प्रोफेशंस को मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशंस, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिक प्रोफेशनल्स, है ना, ये सब है. और क्या एम करता है एक्ट कि ये एक सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी भी इस्टेब्लिश करेंगे, जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ठीक है, तो एक ये भी होगी. और ये सपोर्टेड बाय 10 प्रोफेशनल काउंसिल टू फ्रेम पॉलिसी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेट प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, क्रिएट एंड मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्टर. एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ऑल पॉसिबल मेजर टू इनकॉर्पोरेट द डिमांड्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट्स, है ना. तो यही सब बातें हैं. ये जो बिल है ये क्लासीफाई करता है कि जितने भी अलाइड प्रोफेशनल हैं वो किससे मतलब हो क्लासिफाइड यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ICCO कोड के थ्रू. तो ये है. And the stress of modern lifestyle, rapid urbanization, rising chronic non-communicable disease burden, and an increasing proportion of elderly from 5 to 3%, 92 to estimate 10% in 2020, expected to increase 19% by 20. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है हमें, क्योंकि आने वाली जो पॉपुलेशन होगी 2050 तक, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि वो एक जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसमें थोड़ा चेंजेस आने चाहिए.
और यहाँ पे कुछ योजनाओं की भी बात की जा रही है, जैसे आयुष्मान भारत प्रोग्राम है जिसके तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीडियस्ट थी, उन्होंने जो नीडियस्ट लोग थे मतलब जिनको ज़रूरत थी, तो एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर से उनको प्रोटेक्ट किया है कि उनका मतलब पैसा बचे, क्योंकि वहाँ पे जो 50 करोड़ पीपल हैं तो उसका एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ही उठाएगी। एंड इंडिया टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिलीवरिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर विद एच डब्ल्यू सी दैट इज़ हेल्थ वेलनेस सेंटर भी यहाँ पे बनाए गए हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो यही है कि जो भी मेंटल कंडीशन से पीड़ित पेशेंट हैं या फिर जो बुज़ुर्ग हैं, दोज हु नीड इन पैलिएटिव सर्विस, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके लाइफस्टाइल चेंज करें, है ना, और उनको एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। देन यहाँ पे अमेरिकन फ्लीट्स एंड इंडियन वाटर्स, तो ये बहुत बार आर्टिकल आ चुका है और आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा आर्टिकल क्या है, बट जस्ट फॉर आई मीन रिमाइंडर मैं ऐसे ही बस बता देती हूँ कि कंटेक्स्ट क्या था। तो 7th फ्लीट डिफेंस ऑफ इंडियन लॉ इज रिमिनेंस ऑफ यूएस नेवल इनकर्शन, मतलब यहाँ पे हुआ क्या था कि जो यूएस की नेवी थी, है ना, 7th नेवल फ्लीट थी, तो उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ये शिप का नाम था, इन्होंने बोला कि हमको नेविगेशनल राइट्स एंड फ्रीडम्स मिल गई है, कहाँ पे 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ द हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे, इंडिया के ईजेड जोन में। ये क्या ईजेड मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो दिल्ली है मतलब इंडिया से हमारा इन्होंने प्रायर कंसेंट भी नहीं लिया और केवल ये डिक्लेयर कर दिया कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑपरेशंस है FONOPs, ये केवल एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। हम मतलब क्या कर रहे हैं, आर नॉट अबाउट वन कंट्री नॉर आर दे अबाउट मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया। तो इंडिया ने यही कहा कि मतलब सही नहीं है ये, तो इंडिया को यही सब बातें हैं कि यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से यूएस मतलब कि चाइना को मैसेज देने के लिए मतलब इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो वो भी यूज़ कर रहा है बिना हमारे कंसेंट के। दिस सिटाल कुची चैलेंज, तो यहाँ पे अभी वही जो बंगाल में इलेक्शन में जो इंसिडेंट हुआ था उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि CSF के जवान के द्वारा फिर उनको इंस्टिगेट किया गया कि उन्होंने मतलब वहाँ पे गोली चलानी पड़ी, जो वोटर्स थे 4, है ना, उनके हत्या मतलब डेथ हुई फिर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम बात करें किसकी, जो हमारे ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, ऑर्डर टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रूल इन जनरल, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन अकॉर्डेड वास्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनको वास्ट रिसोर्सेज मिले गए। उन सब रिसोर्सेज में क्या आते हैं, जैसे बिजनेस रूल्स हैं, 9 एजेंसीज आर लिस्टेड एज कंपोनेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑर्डर कीपिंग कैपेसिटी, तो 9 एजेंसी के बारे में मतलब यहाँ पे दिया गया है पूरा। असम राइफल्स हैं, BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन पुलिस सशस्त्र सीमा बल, एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल CSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सिविल डिफेंस होम गार्ड्स एंड द कैपेसिटी ऑफ दीज फोर्सेज। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होती हैं ये 2 ट्रैक स्ट्रैटेजी का पार्ट होती है इंडियन स्टेट के लिए, है ना। स्टीफन कोहेन ने जैसे कोट किया था कि पहले हिट करो हेड पे, है ना, फर्स्ट हिट देम ओवर द हेड विद अ हैमर एंड देन टीच देम टू प्ले द पियानो, सो दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइंस ऑफ द मिलिट्री। तो वो मिलिट्री के ही तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज उनको किया गया है, बट देयर इज़ अ रेडिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। उनमें फंक्शन में मतलब जो हमारी मिलिट्री है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके फंक्शन में थोड़ा डिफरेंसेस हैं, और यहाँ पे जो है क्लोज कॉपरेशन की ज़रूरत है विद वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एजेंसीज। एंड द मेन टास्क ऑफ द मिलिट्री का क्या टास्क होता है मेन, कि जो फॉरेन एनिमीज़ हैं ऑफ द स्टेट, जैसे इंसर्जेंट्स हैं, है ना, अनरूली मॉब्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, तो इन सबको क्या करना है, देखना है ना, इन सब से फाइट करनी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस इंगेज आर एक्चुअली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, तो ये मतलब जो सारे ये माओसिस्ट वगैरह होते हैं ये भारत के ही तो सिटीज़न हैं, एंड लीगली इंटाइटल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो मतलब इनको अब इंडियन सिटीजन्स पे आप ऐसे टेररिस्ट बोल के उनका अटैक नहीं कर सकते, भले ही वो एक्ट ऑफ टेरर का ही मतलब वो टेरर ही कर रहे हैं, एक तरीके से टेररिज्म ही फैला रहे हो, लेकिन हम इंडियन सिटीजन बोल के उनको मतलब ये सब नहीं कर सकते। तो मेन स्ट्रैटेजिक गोल ये है पैरामिलिट्री का इन दिस केस टू कंटेन द रेबेलियन, और जो एक डिसिप्लिन बनाना मॉब के बीच में। ठीक है, और जो भी मतलब ये एंटी स्टेट वायलेंस होता है ये इससे थोड़ा सा दूर होना, इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए, मल्टीपल वेल ड्रिल्ड ट्रूप्स की ज़रूरत है जो कि इमिनेंट डेंजर को मतलब पहले ही भाप पाएँ कि हाँ ऐसा होने वाला है,
और जो लोगों के दिल और दिमाग में मतलब जो डायलॉग के थ्रू जीते हैं ना, नेगोशिएशन आता हो जिसको, एक्सटेंडिंग व्हाट वेलफेयर एंड रिलीफ दे कैन प्रोवाइड देम विद इन देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना। तो शूटिंग इन वेस्ट बंगाल, तो यही सारी एक जो ये जो चेन है, मतलब ये सारी कोऑपरेशन की, डायलॉग, नेगोशिएशन, वेलफेयर को एक्सटेंड करना, रिलीफ प्रोवाइड करना, तो इस चेन को मतलब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये बोला जा रहा है कि ब्रेक डाउन देखा गया इस चेन का। तो अगर ऐसा नहीं होता, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता, तो ये अभी घटना जो है नहीं होती, ठीक है। देन नेक्स्ट है द अम्बेडकर, वी डोंट नो। सो ही वाज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर, अ चैम्पियन ऑफ वर्कर्स राइट्स। तो इसको अभी एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करती हूँ, ठीक है।